सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। मैंने इंस्टा पर भी अपनी आईडी बना ली है, लवनीश सर की क्लास _22। आप चाहें तो इसको भी फॉलो करके जो रोज़ की नई अपडेटेड वीडियोस हैं उनको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। हेलो and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 30, and it is for class 10 students, and it has taken from social science economic subjects chapter number 4, globalization and the Indian economy. And today we will discuss the topic in this worksheet is impact of globalization in India. This is the continuation worksheet of the last worksheet, और मैंने इस पर लेसन भी तैयार कर रखा है, लेकिन वो हिंदी मीडियम में, अगर आप उसको देखना चाहें तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज़ कम लॉन्ग वे, यानी ये बहुत पहले से चला आ रहा है, जो बहुत पहले से शुरू हो चुका है, लगभग 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तब से। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन among producers, both local and foreign producers, have been of advantage to consumers, particularly the well-off sections in the urban areas. और आपको पता है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन और जो प्रोड्यूसर्स, चाहे वो लोकल प्रोड्यूसर्स हों चाहे फॉरेन प्रोड्यूसर्स हों, उनके बीच में ये जो कंपीटिंग चल रही है, कंपटीशन चल रहा है, उससे क्या हो रहा है कि जो हमारे वेल ऑफ सेक्शंस के कंज्यूमर्स हैं अर्बन एरियाज़ में, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और यही हम इसमें बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का जो इफ़ेक्ट है वो सब जगह इक्वल नहीं रहा। इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिला है वो वेल ऑफ सेक्शंस को मिला है, क्योंकि इतने ब्रांड इस समय हमारे इंडियन लोकल मार्केट्स में मिल रहे हैं जिसका फ़ायदा वो वेल ऑफ लोग ही उठा पाते हैं। एक मिडिल क्लास मैन या जो मीडियम सैलरी वाला जो पर्सन है वो शायद इसका बेनिफिट नहीं उठा पाता। There is greater choice before these consumers who now enjoy improved quality and lower price for several products. और ये जितने भी कंज्यूमर्स हैं जिनके बारे में अभी हमने बात की कि जो वेल ऑफ सेक्शंस के कंज्यूमर्स हैं, अब इनके पास बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल है प्रोडक्ट्स की, और वो ही इस इम्प्रूव क्वालिटी और लोअर प्राइस के प्रोडक्ट्स को एंजॉय कर रहे हैं। तो अमंग प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म। और हम अभी तक यही डिस्कशन करते आ रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स हों या वर्कर्स हों, सब पर ये जो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है वो यूनिफॉर्मली नहीं हुआ। ये अलग अलग जो सेक्शंस हैं उन पर इसका जो इम्पैक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हुआ। वो क्या इम्पैक्ट पड़ा, चलिए अब हम आगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्टली वी डिस्कस द इम्पैक्ट ऑन MNCs. द फर्स्ट पॉइंट इज increase investments in industries such as cell phones, electronics, soft drinks, fast food और services such as banking. यानी कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे सेल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड या फिर बैंकिंग जैसे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट्स MNCs का बहुत ज़्यादा हुआ। किसके कारण? इस ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट के कारण। क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स इन अबव इंडस्ट्रीज़, फिर इसके इम्पैक्ट के कारण इन इंडस्ट्रीज़ में न्यू जॉब्स भी क्रिएट हुई। लोकल कंपनीज सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा टू दीज इंडस्ट्रीज हैव प्रॉस्पर्स। मतलब ये जितनी जो यहाँ की लोकल कंपनीज थी उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि उन्होंने इन MNCs को रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया, जिससे वो खुद भी बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो गई। एंड नाउ वी विल टॉक द इम्पैक्ट ऑन टॉप इंडियन कंपनीज. द फर्स्ट पॉइंट इज they have invested in newer technology and production methods and raised their production standard. यानी कि जितने भी ऑन टॉप इंडियन कंपनीज़ हैं, इन्होंने इस इम्पैक्ट के कारण क्या किया, इन्होंने न्यूअर टेक्नोलॉजी अपने प्रोडक्शन मेथड में इन्वेस्ट की। यानी बहुत सारे जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनसे न्यू टेक्नोलॉजी लेकर अपने प्रोडक्ट में जो प्रोडक्शन मेथड में उसको इन्वेस्ट किया और अपने प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स को भी अपग्रेड किया। Some have gained from successful collaborations with foreign companies. और बहुत सारी जो ऑन टॉप इंडियन कंपनीज थी उन्होंने बाहर की जो फॉरेन कंपनीज थी उनके साथ कोलैबोरेशन करके अपना बिजनेस किया। फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी।
Some large Indian companies have become multinational themselves. For example, Tata Motors, Infosys and Ranbaxy. और इस इम्पैक्ट के कारण बहुत सारी जो इंडियन कंपनीज थी वो मल्टीनेशनल कंपनीज खुद ब खुद बन गई, जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस और रैनबैक्सी. एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज सच एज आईटी. यहाँ तक कि जो आईटी इंडस्ट्रीज़ थी, आईटी से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनीज थी, उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी इस इम्पैक्ट के कारण हुई. और यहाँ तक कि आपको पता है कि हमारे जितने भी इंडियन सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी डिमांड बहुत सारे दूसरी कंट्रीज़ में है, तो वो वहाँ जा के अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. यानी कि जो अभी हमने पढ़ा कि एमएनसीज़ और जो ऑन टॉप इंडियन कंपनीज थी, इन दोनों के लिए ही ये इम्पैक्ट बहुत बढ़िया रहा. अब हम बात करते हैं ऑन स्मॉल इंडियन प्रोड्यूसर्स पर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ. फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ दैम ग्लोबलाइजेशन हैज़ पोज्ड चैलेंजेस. यहाँ तक कि जितने भी ये स्मॉल इंडियन प्रोड्यूसर्स थे, इनके लिए तो ग्लोबलाइजेशन ने एक चैलेंज को इम्पोज कर दिया इनके ऊपर. Small manufacturers have been hit hard due to competition such as batteries, capacitors, plastics, toys, tires, dairy products, oil are some examples. यहाँ तक कि जो ये मैंने अभी इंडस्ट्रीज़ के आपको एग्जांपल दिए कि बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक्स, टॉयज़, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट, इन वाली जो जितने भी ये मैन्युफैक्चरर्स थे, इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस ग्लोबलाइजेशन के कारण. Several of these units have shut down, rendering many workers jobless. और बहुत सारे जो जितनी भी ये यूनिट्स थी, इन्होंने बहुत सारे जितने भी वर्कर्स थे उनको काम देने से, उनको जॉब देने से बिल्कुल मना कर दिया और इसको बंद कर दिया इन यूनिट्स को. Most employers prefer to employ workers flexibly which has caused लॉस ऑफ जॉब सिक्योरिटी. और अब जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं वो ज़्यादातर क्या प्रेफर करते हैं कि हम वर्कर्स को फ्लेक्सिबली वे में अपॉइंट करें. यानी कि एम्प्लॉयर अपनी कंडीशंस पर इन वर्कर्स को अपॉइंट करते हैं, जिससे जो वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी होती है वो उसका लॉस हो जाता है. यानी उनको कभी भी निकाला जा सकता है कम वेजेस पर या जैसे मर्जी, जो भी एम्प्लॉयर्स की कंडीशन होगी उस पर आजकल इनको रखा जाता है. नाउ वी विल डिस्कस द स्टेप्स taken by the government for attracting foreign investment. Establishment of industrial zones called Special Economic Zones, that is SEZ. These have world-class facilities such as electricity, water, road transport, storage, recreational and educational facilities. यानी जो गवर्नमेंट है उसने इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जिनको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बोलते हैं, SEZ कहते हैं इन्हें. और ये ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर या रोड्स ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल और एजुकेशनल फैसिलिटीज़, सब चीज़ वर्ल्ड क्लास होती हैं ये फैसिलिटीज़ इसमें. सिर्फ इसीलिए ताकि इन बाहर की जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, फॉरेन कंपनीज़ हैं, इनको अपने कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट किया जा सके. Companies having production units in SEZ do not have to pay taxes for initial 5 years. यहाँ तक कि उन्हें जो यहाँ पर अपनी यूनिट शुरू करने के भी 5 साल बाद तक कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता. फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज, उन्हें लेबर लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है. इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन रेगुलर बेसिस, कंपनीज हायर वर्कर्स फ्लेक्सिबली फॉर शॉर्ट पीरियड्स व्हेन देयर इज इंटेंस प्रेशर ऑफ वर्क. और उनको रेगुलर बेसिस पर एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा जाता, बल्कि प्रेशर ऑफ वर्क होने पर भी, जितना ज़्यादा प्रेशर ऑफ वर्क होगा वो और ज़्यादा उनको ये छूट दे दी कि वो वर्कर्स को हायर करें बिल्कुल फ्लेक्सिबली होकर अपनी कंडीशंस पर. दिस इज़ डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी. और इसके कारण क्या होता है कि कंपनी की जो कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, उसको रिड्यूस किया जाता है. Not satisfied by these companies are still asking for further flexibility in labor laws. और यहाँ तक कि ये कंपनीज को अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं है कि गवर्नमेंट जो भी उनको कर रही है, बल्कि ये और फ्लेक्सिबिलिटी की डिमांड गवर्नमेंट से कर रहे हैं. Now let's discuss towards fair globalization. जैसे कि हमने अभी ऊपर भी डिस्कस किया कि जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है वो सब पर यूनिफॉर्मली नहीं हुआ, तो हमें फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में अब हम डिस्कस कर रहे हैं. दस नॉट एवरीवन हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन. द क्वेश्चन इज हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर.
in order to create opportunities for all and its benefit shared better. तो हमने यही कोशिश करनी है, क्वेश्चन यहीं पर ही हो रहा है ना, हमने ये कोशिश करनी है कि जो भी ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हो वो सब पे यूनिफॉर्मली हो, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हों और इसका बेनिफिट सब में शेयर किया जा सके। और अगर ऐसा होता है तभी ये फेयर ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा। फॉर दिस द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ द रिच एंड द पावरफुल बट ऑल द पीपल इन द कंट्री। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि वो केवल रिच और पावरफुल लोगों के ही इंटरेस्ट की बात ना करें, बल्कि जितने भी लोग कंट्री में रहते हैं उन सब के इंटरेस्ट को ये पॉलिसीज़ प्रोटेक्ट करें। For instance, the government can ensure that labor laws are properly implemented and the workers get their rights. और उदाहरण के लिए जो गवर्नमेंट है उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि लेबर लॉज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा सके ताकि जो जितने भी वर्कर्स हैं उनको अपने राइट्स मिल पाएँ। इफ़ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, और इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स को यूज़ कर सकती है। इट कैन नेगोशिएट एट द WTO फॉर फेयर रूल्स, और यहाँ तक कि वो WTO में फेयर रूल्स को वो नेगोशिएट भी कर सकती है, उनके साथ समझौता भी कर सकती है। इस बात के लिए गवर्नमेंट इन द पास्ट फ्यू ईयर्स मैसिव कैंपेन्स and representation by people's organizations have influenced important decisions relating to trade and investment। और हमने ये देखा भी है कि लास्ट कुछ ईयर्स में लोगों के जो बड़े बड़े एसोसिएशंस थे, ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, कैंपेन्स किए ताकि जो भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से जुड़े जो भी डिसीजंस थे उन पर प्रभाव डाला जा सके, उन्हें इन्फ्लुएंस किया जा सके। This has demonstrated that people also can play an important role in the struggle for fair globalization। और ये हमें दिखाता है कि अगर लोग चाहें तो वो फेयर ग्लोबलाइजेशन के जो स्ट्रगल है उसमें वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। Now let's go to our question answer section. The impact of globalization has not proved beneficial for all. Do you agree with this statement? Give 2 reasons in support of your answer। और हमने ये पहले भी अभी डिस्कस किया है कि ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो सब के लिए बेनिफिशियल नहीं रहा। चलिए अब हम इसको एक बार देखते हैं। द आंसर इज आई फुली अग्री दैट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट प्रूव बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। There are 2 arguments in support of the answer. First is many small manufacturers have been hit hard due to competition. Examples are companies such as batteries, capacitors, plastics, toys and tire markets. तो हमने ये पढ़ा ही है कि किस तरह से जो स्मॉल मैन्युफैक्चर हैं उनको बहुत मुश्किल हो रही है, और हमने उन कंपनीज़ के एग्जाम्पल भी पढ़े। And the second argument is many workers lost their jobs because most employers prefer to employ workers flexibly way। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आजकल एम्प्लॉयर्स जो है उनको फ्लेक्सिबली वे पर अपॉइंट करते हैं, इसके कारण बहुत सारे वर्कर्स को अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ गई और उनकी जॉब सिक्योरिटी भी अब खत्म हो गई। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर SEZs, हाउ हैव दे कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट? The answer is number 1, special economic zones have been set up to have world-class facilities such as cheap electricity, roads transport, storage, etc. The second point is the companies set up their unit in SEZ which are exempted to pay tax for initial period of 5 years. Number 3 is labor laws are made flexible. Number 4 is instead of hiring workers on a regular basis, companies hire workers for short periods when there is intense pressure of work. This is done to reduce the cost of labor for the company. And the question number 3 is application based questions, और ऐसे questions आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूर आने वाले हैं। Raman was working as a permanent worker in a shoemaking factory. The factory closed due to competition and he lost his job. He got hired by a company on almost half of his previous salary, which hired workers flexibly for shorter periods on temporary basis. What would be the impact on Raman and his fellow workers, and what would they lose?
आपको क्वेश्चन समझ आया कि रमन किस तरह से एक शू मेकिंग फैक्ट्री में काम करता था, परमानेंट वर्कर था, लेकिन फैक्ट्री क्लोज हो गई कंपटीशन के कारण और उसकी जॉब चली गई। फिर उसको एक ऐसी कंपनी ने हायर किया और वो भी उसकी लास्ट सैलरी की हाफ सैलरी पर, जो कि शॉर्टर पीरियड के लिए टेम्परेरी बेसिस पे ही वर्कर्स को रखती थी। तो अब आपको बताना है कि रमन और उसके जो फेलो वर्कर्स थे उस पर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ और उनको इससे क्या क्या और लॉस हो सकते हैं वो बताना है। The answer is it will have the following effect on Raman and his fellow workers. First point is they will have to face the insecurity of employment, and the second is due to half salary their standard of living will become more difficult. यानी जो उनकी necessities हैं अब वो उन्हें fulfill नहीं कर पाएंगे। फिर है this can cause many types of damage to them. First is Raman and his fellow workers will not get any benefit of the protection of labor law as they were hired by the employer flexibly for a short period on temporary basis. The second point is they may have to face financial constraints and mental stress. उनको ये भी mental stress और financial crisis भी हो सकता है। The last question is what do you mean by fair globalization? How do you think fair globalization can lead to equality and justice? The answer is fair globalization is a dream which would create opportunities for all and ensure that the benefit of globalization are shared better. The second point is the government should take following steps to ensure fair globalization. First is its policies must protect the interest of all the people in the country. And the second point is it should ensure that labor laws are properly implemented and the workers get their rights. Third point is it should support small producers to improve their performance till they are able to compete. And the fourth point is it should negotiate at WTO for fairer rules. The fifth point is it should join hands with other developing countries with similar interests to fight against the domination of developed countries in the WTO. Now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट्स को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।